क्वेश्चंस मैं आपको समझा रहा हूं, वो देख लें पहले ध्यान से। मिसलेनियस एक्सरसाइज चैप्टर नंबर 10, इसका हमारे पास है प्रॉब्लम में क्वेश्चन नंबर 11 है सबसे पहले, जो कल बताए थे 10 उसके बाद। क्वेश्चन 11 क्या कहता है सुन लीजिए। क्वेश्चन 11 में ये कहा गया आपसे कि शो दैट द डायरेक्शन कोसाइंस ऑफ ए वेक्टर इक्वली इंक्लाइंड टू द एक्सिस ox oy oz आर इतना इतना एंड इतना। वो कह रहा है हमारे पास इक्वली इंक्लाइंड है तीनों एक्सिस के साथ, तो वो कह रहा है कि हमारे पास ये इसके इक्वल होगा, को डायरेक्शन कोसाइंस ये होंगे। अरे भाई, अगर वो इक्वली इंक्लाइंड है इसका मतलब अल्फा इक्वल बीटा इक्वल गामा हो गया। इक्वली इंक्लाइंड विद द कोऑर्डिनेट एक्सिस का मतलब हो गया कि अल्फा इक्वल बीटा इक्वल गामा। तो इसका मतलब ये हुआ कि कॉस अल्फा कॉस बीटा और कॉस गामा तीनों इक्वल होंगे। ये तीनों आपके पास इक्वल हो गए, यानी कि L इक्वल M इक्वल N आ गया हमारे पास। अब हम जानते हैं कि L स्क्वायर प्लस M स्क्वायर प्लस N स्क्वायर किसके इक्वल होता है भाई? 1 के। L स्क्वायर प्लस M स्क्वायर प्लस N स्क्वायर 1 के इक्वल होता है। आप तीनों जगह L लिख दें, L स्क्वायर प्लस L स्क्वायर प्लस L स्क्वायर इक्वल टू 1। तो L स्क्वायर 3L स्क्वायर इज इक्वल्स टू, इंक्लाइंड का मतलब होता है वैभव कि एंगल जो है, इंक्लाइंड का मतलब कोई भी वेक्टर इक्वली इंक्लाइंड विद द एक्सिस का मतलब है जो वो एंगल बनाता है किसी भी एक्सिस के साथ, उसको हम बोलते हैं इंक्लिनेशन, ये अल्फा। तो उसने कहा कि वो जो एक वेक्टर है वो इक्वली इंक्लाइंड है, इंक्लाइंड मतलब इक्वल एंगल बनाता है तीनों एक्सिस के साथ, एक्स के साथ, वाई के साथ, जेड के साथ। एक्स के साथ कोई वेक्टर जो एंगल बनाता है वो अल्फा कहलाता है, वाई के साथ जो बनाता है वो बीटा कहलाता है, और जेड एक्सिस के साथ जो एंगल बनाता है वो गामा कहलाता है। तो वो तीनों एंगल आपस में इक्वल हैं, यानी कि तीनों के एंगल इक्वल होने से कॉस अल्फा कॉस बीटा कॉस गामा इक्वल हो गए। ये एलएमएन होते हैं, तो एलएमएन आपस में इक्वल आ गए। अब हम जानते हैं कि एल स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर 1 होता है, तो हमने तीनों जगह पर एल लिख दिया, चाहे एम लिख दो चाहे एन लिख दो, तो 3L स्क्वायर इक्वल टू 1 आ गया। एल स्क्वायर इक्वल टू 1/3 आ गया, तो एल की वैल्यू 1/√3 आ गई हमारे पास। अच्छा, अगर एल 1/√3 है और तीनों आपस में इक्वल हैं, तो इसका मतलब ये हुआ कि एम भी 1/√3 हो जाएगा और एन भी 1/√3 हो जाएगा। ये आपके पास आ गए मेरे बच्चे डायरेक्शन कोसाइन उस वेक्टर के विच इज इक्वली इंक्लाइंड टू द कोऑर्डिनेट एक्सिस, मतलब अल्फा बीटा गामा इक्वल थे जिसके, उसके आपके पास ये डीसीज आ गए। तरीके और भी हैं इसे करने के, मैं ये नहीं कह रहा हूं आपसे कि सिर्फ यही एकमात्र तरीका है, देयर आर सो मेनी मेथड्स। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 12 समझिए वो क्या कह रहा है। सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है 11 के बाद, 11 से 15 तक के सारे क्वेश्चंस पे मोस्ट इंपॉर्टेंट लिख लीजिएगा अपनी बुक में। कह रहा है ए इतना बी इतना सी इतना, कह रहा है फाइंड अ वेक्टर डी वेक्टर, हमारे से उसने कहा एक डी वेक्टर निकालना है विच इज परपेंडिकुलर टू बोथ ए वेक्टर एंड बी वेक्टर। तो हमें नहीं पता वो डी वेक्टर क्या है, हमने लेट कर लिया, लेट डी वेक्टर इज इक्वल्स टू d1i प्लस d2j प्लस d3k, ये है हमारे पास। ठीक है जी, ये वेक्टर है हमारे पास डी वेक्टर d1i d2j d3k, ये हमने लेट कर लिया। उसने कहा ये वेक्टर आपको फाइंड आउट करना है इस तरीके से कि ये इन दोनों के परपेंडिकुलर है। आपसे कहा गया कि सिंस डी वेक्टर परपेंडिकुलर टू ए वेक्टर एंड डी वेक्टर परपेंडिकुलर टू बी वेक्टर, इन दोनों के परपेंडिकुलर है ये, कोई बात नहीं। तो अगर ये इन दोनों के परपेंडिकुलर है तो यानी कि ए की डॉट डी के साथ 0 होगी और बी वेक्टर की डॉट डी वेक्टर के साथ भी 0 होगी। आपको पता है व्हेन द टू वेक्टर्स आर परपेंडिकुलर देन देयर डॉट प्रोडक्ट्स ऑलवेज इक्वल टू 0। अब आपके पास ए के कंपोनेंट है 1 4 2, इसकी मल्टीप्लाई इससे कर दो, 1 4 और 2 इक्वल टू 0 आ गया। दूसरे के कंपोनेंट है 3 -2 और 7, 3 -2 और 7,
ये तो आपके पास 3 वेरिएबल में 2 इक्वेशन आ गई इक्वल टू 0 में। इसे सॉल्व करने का तरीका सिखा रहा हूं आज आपको। ये जो मेथड मैं आपको सिखा रहा हूं ये बहुत जगह काम आएगा आपके पास चैप्टर 11 में भी। जो तरीका आज आपको मैं इसे सॉल्व करने का सिखा रहा हूं, इसके साथ आपको एक C.D15 भी दिया हुआ है। वो बात की बात है, पहले हम D1, D2, D3 की वैल्यू एक सिंगल टर्म में फाइंड आउट करेंगे, सिंगल वेरिएबल की टर्म्स में। कैसे? तो लिखने का तरीका ये है, प्लस माइनस नहीं लगेंगे, क्या जरूरत नहीं है क्योंकि प्रूफ करना है अक्षित। हाँ भाई, D1 अपॉन, तो D1 के अपॉन में लगा रहे हैं तो D1 को छुपा लीजिए, ध्यान से समझ लो ये जो समझा रहा हूं। D1 को छुपा लीजिए, उसके ठीक अगले वाले से ऊपर से नीचे माइनस नीचे से ऊपर, जो क्रॉस मल्टीप्लीकेशन मेथड क्लास 10th में पढ़ा था आपने। तो 4 7 जा क्या हुआ भाई 28, फिर माइनस और माइनस के 4 तो +4 हो गया हमारे पास। फिर इक्वल्स टू D2 अपॉन, हाँ भाई अब D2 के अपॉन में लिख रहे हैं तो D2 को छुपा लेंगे, ठीक D2 के अगले वाले से ऊपर से नीचे माइनस नीचे से ऊपर, यानी कि 2 3 जा 6 माइनस 7 1 जा 7 इज इक्वल टू D3 अपॉन, अब D3 के अपॉन में लिख रहे हैं D3 को छुपा लीजिए, इसके अगले से मतलब पहले वाले से ऊपर से नीचे माइनस नीचे से ऊपर, यानी कि 1 इंटू -2 तो -2 और फिर माइनस अपनी तरफ से 3 4 जा 12। ये आ गया हमारे पास। इतनी बात समझ में आ गई क्या? पहले ये स्टेप बताओ, ये स्टेप क्लियर हुआ हो तो आगे चलूंगा, नहीं तो नहीं। ये स्टेप सबसे मेन है, देख लें अगर ये क्लियर हो गया है तो आगे चलूं, नहीं तो पहले से ही समझाऊं। सिस्टम वही है कि पहला छुपाया अगले वाले से ऊपर से नीचे माइनस नीचे से ऊपर, फिर अगला छुपाया उसके बाद अगले से ऊपर से नीचे माइनस नीचे से ऊपर, फिर उससे अगला छुपाया तो उसके अगले में ऊपर से नीचे माइनस नीचे से ऊपर। ठीक है जी, सबको क्लियर है ज्यादातर। तो ये आ गया D1 अपॉन 32 इज इक्वल टू D2 अपॉन -1 इज इक्वल टू D3 अपॉन माइनस के 14। क्या बात समझ नहीं आई सृष्टि? सिंपल सा मेथड है, देखो D1 के अपॉन में लिख रहे हैं तो D1 को छुपा लेंगे, उसके ठीक अगले वाले से ऊपर से नीचे फिर माइनस नीचे से ऊपर, तो 4 7 जा 28, फिर माइनस अपनी तरफ से और माइनस के 4 तो +4 हो गया। D2 के अपॉन में लिखेंगे तो D2 छुपा लेंगे, उसके अगले वाले से ऊपर से नीचे 2 3 जा 6 और माइनस अपनी तरफ से 7 1 जा 7, फिर D3 अपॉन लिखेंगे तो D3 वाले को छुपा लेंगे, अगले से मतलब यहां से ऊपर से नीचे माइनस नीचे से ऊपर -2 -12, तो ये आ गया -2 -12। तो कुल मिला के आपको ये रिजल्ट मिल गया यहाँ। अब हम क्या करेंगे इसके बाद आगे समझ लें, इसे हमने इक्वल्स टू कुछ भी मान लें, कोई भी कांस्टेंट मान लो, मैंने इसे P कह दिया, K नहीं मानता क्योंकि K बीच में आता है तो दिक्कत करता है, इसे मैंने P के इक्वल कह दिया से। तो आप मुझे देख के बताएं, D1 की वैल्यू तो आ गई 32P, D2 की वैल्यू आ गई -P, D3 की वैल्यू आ गई -14P। ये वैल्यू हमने निकाली D1, D2, D3 की इन टर्म्स ऑफ P आ गई हमारे पास। अब आप ध्यान से देखो, आपको एक कंडीशन और दे रखी है कि C वेक्टर डॉट D वेक्टर इक्वल टू 15 है। घर पैदा नहीं करा ये कुछ भी, ये आपके पास बुक में ही दिया हुआ है। C.D 15 है, कोई बात नहीं, आपके पास ये तीनों वैल्यूज हैं, इसमें रख दीजिए भाई। पहले C.D निकाल लीजिए। C के कंपोनेंट है 2 -1 और 4, तो 2D1, फिर माइनस के D2 और प्लस के 4D3 इक्वल टू 15। ये है हमारे पास। D1 की वैल्यू निकाली हमने, यहां से जो आई वो यहां रख दी, D2 की रख दी, D3 की रख दी और यहां से P कैलकुलेट कर लिया, तो वो क्या मिलेगा 2D1 32 2 जा 64P
माइनस माइनस प्लस हो गया खाली p, और प्लस माइनस माइनस हो गया 4 इंटू 14, ये हो गया 14 28 56 इक्वल्स टू 15, ये p है यहाँ पे 56p। इन्हें जोड़ लो घटा लो, 64 और 1 65, 65 में से 56 चले गए हमारे पास, तो 9p रह गया। आपको मिल गया 9p इक्वल टू 15। p की वैल्यू आ गई 15 अपॉन 9, 3 से काट दिया तो 5/3 आ गई वैल्यू। अब कुछ नहीं करना, आपको डी वेक्टर निकालना था। p की वैल्यू आ गई, p की वैल्यू को इसे उठाकर आपको इसमें पुट करना है। यहाँ पर बेटा जी p की वैल्यू को इसमें पुट करना है यहाँ पर। ऐसा करते ही आपको d1 d2 d3 की वैल्यू मिल जाएगी। तो d1 d2 d3 की वैल्यू उठाकर इसमें डी वेक्टर में रख देंगे तो आपको डी वेक्टर मिल जाएगा। मैं यहाँ लिख रहा हूं इसके बराबर में ही, देख लीजिए ध्यान से। वैल्यू थी 5/3, इसे उठाकर इसमें लिख रहा हूं और इन तीनों को उठा के ऊपर लिख रहा हूं, तो डी वेक्टर आ जाएगा। यहाँ लिख रहा हूं, देखिए डी वेक्टर की वैल्यू आ गई हमारे पास 32 5 जा 160 अपॉन 3 आई कैप। उसके बाद इसकी मल्टीप्लाई फिर यहाँ करी, p की वैल्यू इसमें रखी तो माइनस के 5/3 जे कैप। फिर इसके अंदर रखी वैल्यू प्लस माइनस माइनस 14 5 जा 70/3 के कैप। कुछ किताबों में, सब में नहीं, कुछ किताबों में इसमें साइन की गड़बड़ है। मेरे ख्याल से यहाँ प्लस लिखा है कुछ किताबों में, कुछ में चेक कर लेना जरा। किसी की किताब में यहाँ प्लस तो नहीं आ रहा, हो सकता है 1/3 इन्होंने कॉमन ले रखा हो, वो तो आप ले ही लेंगे कॉमन। हाँ भाई 1/3 तो कॉमन ले ही लेना, कोई दिक्कत नहीं है। आंसर जरूर चेक कर लो, कुछ किताबों में आंसर ठीक नहीं है, तो जिसकी बुक में ठीक ना हो वो ठीक कर ले और मुझे बता दे। ऐसा है क्या कोई स्टूडेंट जिसकी किताब में आंसर में गड़बड़ आ रही हो? हाँ, जिसके में प्लस है वो माइनस कर ले भाई। 2-3 साल ऐसा आया था, देखो अक्षित की किताब से आया सेम है, और एक बच्चे का भी रिप्लाई आया था कि प्लस है। हाँ ईपिक में भी प्लस है, तो भाई जिनके में प्लस है वो माइनस कर लो। कुछ किताबों में प्लस है और बाकी सब में ठीक है। मिसलेनियस एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 12 है चैप्टर 10 की, 11 की नहीं, कभी गलत मिसलेनियस देखने बैठ जाओ। चैप्टर नंबर 10 की मिसलेनियस देखनी है आपको। 1/3 कॉमन ले रखा होगा और बाकी अगर प्लस है तो माइनस कर लें, माइनस जिसकी में है वो ठीक है। चलिए जी, इसके बाद हम आगे चलते हैं। ये था क्वेश्चन नंबर हमारे पास 12। अब 12 के बाद अगला क्वेश्चन हमारे पास आ जाता है क्वेश्चन नंबर 13। क्या कहता है 12 के बाद 13, वो भी समझ लीजिए। देखिए जी क्वेश्चन 13, में कह रहा था स्केलर प्रोडक्ट ऑफ i प्लस जे प्लस के विद द यूनिट वेक्टर along the sum of this and this is equal to 1। अच्छा जी, भाई 3 वेक्टर दे रखे, एक तो ये वेक्टर दे रखा i प्लस जे प्लस के, उसे मैंने a कह दिया। दूसरे वेक्टर को मैंने b कह दिया। b वेक्टर हमारे पास है 2i प्लस 4j माइनस 5k, और c वेक्टर हमारे पास है लेमडा i प्लस 2j प्लस 3k। क्वेश्चन में यूं कहा गया हमारे से, ध्यान से समझ लो। क्वेश्चन में ये कहा कि इस वेक्टर की स्केलर प्रोडक्ट मतलब डॉट प्रोडक्ट किसके साथ, इन दोनों के सम के यूनिट वेक्टर के साथ 1 दे रखी। तो पहले इन दोनों का सम निकाल लो, फिर उसका यूनिट वेक्टर निकाल लो, फिर उसकी मल्टीप्लाई इससे करो डॉट,
और उसे उठा के 1 के इक्वल रखो, तब आपको लैम्डा की वैल्यू मिलेगी। कैसे? मैंने निकाल दिया भाई बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर, कैलकुलेट करो। 2 प्लस लैम्डा आई 4 प्लस 2, तो ये हो गया 6J माइनस 5 प्लस 3 यानी कि माइनस का 2K। इसे मैंने अपनी तरफ से डी वेक्टर कह दिया से। अच्छा, अगर ये डी वेक्टर है हमारे पास, इसे मैंने ये कह दिया, ये डी वेक्टर हमारे पास है, तो अब हम क्या करेंगे इसके बाद? सुनिए, हम इसका यूनिट वेक्टर निकाल देंगे, डी कैप। फार्मूला बताया था डी वेक्टर अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ डी वेक्टर। इसके बाद डी वेक्टर अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ डी वेक्टर के बाद आप इसे निकाल दें, ये बैठेगा 2 प्लस लैम्डा आई कैप प्लस 6J कैप माइनस 2K कैप अपॉन अंडर रूट ऑफ 2 प्लस लैम्डा का होल स्क्वायर प्लस 36 प्लस 4, डायरेक्ट 40 लिख दिया मैंने। एक ही बात है, डायरेक्ट 40 लिख दिया इसे मैंने। अब क्वेश्चन में ये कहा हमारे से कि ए वेक्टर की डॉट डी कैप के साथ 1 है। देख लो क्वेश्चन पढ़ के आप, उसने क्वेश्चन में ये कहा था स्केलर प्रोडक्ट ऑफ आई प्लस जे प्लस के, यानी कि इसकी किसके साथ? अलोंग द सम ऑफ द वेक्टर दिस एंड दिस, इन दोनों के सम के यूनिट वेक्टर के साथ वो आपको 1 दे रखी है। तो कोई बात नहीं, आप इन दोनों की डॉट कर दो बस। अब करिए जी डॉट। आई वाले की आई वाले से होगी, जे वाले की जे वाले से, के वाले की के वाले से, तो आई जे के तो 1 हो जाएंगे। उसके साथ 1 ही लिखा है तो यही बैठेगा खाली। 2 प्लस लैम्डा यहाँ से प्लस 6 माइनस 2 अपॉन अंडर रूट ऑफ 2 प्लस लैम्डा का होल स्क्वायर प्लस 40 इज इक्वल टू 1। माइनस 2 से प्लस 2 तो कैंसिल हो गया बेटा जी, बच गया हमारे पास क्या? 6 प्लस लैम्डा इक्वल्स, इसे इधर भेज के मल्टीप्लाई कर दी तो अंडर रूट ऑफ 2 प्लस लैम्डा का होल स्क्वायर प्लस 40। ये तो कैलकुलेशन है, सिर्फ कंसेप्ट तो खत्म हो गया। अब तो सिर्फ और सिर्फ कैलकुलेशन चल रही है, जो आप खुद भी कर सकते हो। स्क्वायरिंग बोथ साइड कर दी तो 36 प्लस लैम्डा स्क्वायर प्लस 12 लैम्डा, इसका होल स्क्वायर खोल दिया 4 प्लस लैम्डा स्क्वायर प्लस 4 लैम्डा प्लस 40। काट पीट मचा लो, लैम्डा स्क्वायर से लैम्डा स्क्वायर कट गया। हाँ भाई, 12 में से 4 चले गए तो 8 लैम्डा तो यहाँ रह गया इक्वल टू 40, 4 44 में से 36 चले गए, 8 ये रह गया। तो इसका मतलब लैम्डा की वैल्यू 1 आ गई बेटा जी। चेक करियो भाई राजकुमार, क्या आ रही वैल्यू? देखियो बेटा क्या आ रहा आंसर। मेरे हिसाब से लैम्डा की वैल्यू 1 आ रही, 1 ही आ रही सर, 1। चलो जी, बिल्कुल ठीक आ गया। इसका मतलब सिस्टम समझ में आ गया, क्वेश्चन क्लियर हो गया सबको? चैट बॉक्स में बता दें भाई, क्वेश्चन क्लियर हो गया। लैंग्वेज पढ़ के उसे समझना बहुत जरूरी है। यदि आप लैंग्वेज पढ़ के समझेंगे नहीं तो आपकी समझ में नहीं आने वाला कि क्या है और क्या नहीं। चलो जी, क्लियर हो गया ज्यादातर बच्चों को, रिप्लाई आ गए सबके। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 14 की तरफ। क्या कहता है क्वेश्चन नंबर 14, वह भी समझ लो भाई। क्वेश्चन नंबर 14 जी, पढ़ते हैं 14th क्वेश्चन क्या कहना चाह रहा है। तो 14th क्वेश्चन में ये कहा गया हमारे से, सुन लीजिए। कह रहा है अल्फा सॉरी ए बी एंड सी आर म्यूचुअली परपेंडिकुलर वेक्टर्स ऑफ इक्वल मैग्नीट्यूड। ये म्यूचुअली परपेंडिकुलर वेक्टर्स हैं इक्वल मैग्नीट्यूड के। वो यूं कह रहा है शो दैट ए प्लस बी प्लस सी इक्वली इंक्लाइंड होगी विद ए बी एंड सी वेक्टर।
इन तीनों के साथ a प्लस बी प्लस सी इक्वल एंगल बनाएगी, ये आपको प्रूफ करना है। कोई बात नहीं, क्या दे रखा, सिंस a वेक्टर b वेक्टर एंड c वेक्टर आर म्यूचुअली परपेंडिकुलर वेक्टर्स ऑफ इक्वल मैग्नीट्यूड। हाँ भाई, दे आर म्यूचुअली परपेंडिकुलर वेक्टर्स ऑफ इक्वल मैग्नीट्यूड, ये दे रखा हमें। तो हम ये कह सकते हैं, इट इम्प्लाइज a वेक्टर परपेंडिकुलर टू b वेक्टर परपेंडिकुलर टू c वेक्टर परपेंडिकुलर टू a वेक्टर। इसका मतलब ये हुआ कि a वेक्टर डॉट b वेक्टर 0, b वेक्टर डॉट c वेक्टर 0, c वेक्टर डॉट a वेक्टर 0। ये आपको दे रखा है, इसे हमने निकाला नहीं, ये दे रखा है, गिवन है हमें। आल्सो a का मैग्नीट्यूड इक्वल b का मैग्नीट्यूड इक्वल c का मैग्नीट्यूड। देखो ये कहा था दे आर म्यूचुअली परपेंडिकुलर वेक्टर्स ऑफ इक्वल मैग्नीट्यूड, इसका मतलब तीनों का मैग्नीट्यूड इक्वल है। तो हमने क्या करा, हमने इन तीनों को इक्वल टू x कह दिया। से का मतलब है कह दिया, शुरू में लेट लिखेंगे मतलब हम इन्हें इक्वल लेट कर रहे हैं, लेकिन ये इक्वल दिए हैं तो इन्हें x के इक्वल मान लिया, कह दिया। अब वो कह रहा है शो करना है कि a प्लस बी प्लस सी ए बी सी के साथ इक्वली इंक्लाइंड होगा। एंगल निकालने के लिए तो मैग्नीट्यूड की जरूरत पड़ती है, तो कोई बात नहीं, मैं a वेक्टर प्लस बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर का मैग्नीट्यूड निकालना चाह रहा हूं। भाई मैग्नीट्यूड इस तरीके से निकालने का तो हमारे पास एक ही तरीका है। आपको एक प्रॉपर्टी लिखवाई थी, किसी भी वेक्टर के मैग्नीट्यूड का होल स्क्वायर उसी के साथ डॉट के इक्वल होता है, याद है कुछ, कि a वेक्टर डॉट a वेक्टर इक्वल्स टू मैग्नीट्यूड a का होल स्क्वायर। मोस्ट इंपॉर्टेंट लिखवाई थी ये प्रॉपर्टी आपको, ये आ गया हमारे पास। इसे कैलकुलेट कर रहे हैं अब। देखो a की a से डॉट करूंगा, मैग्नीट्यूड a का होल स्क्वायर, फिर a की b से डॉट करूंगा तो a डॉट b 0, a डॉट c 0, b डॉट a 0, b की b से करूंगा तो मैग्नीट्यूड b वेक्टर का होल स्क्वायर, फिर b की c से करूंगा वो 0। आप पूरा लिखना, मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ, c की a से डॉट 0, c की b से डॉट 0, c की c से डॉट करी तो c वेक्टर के मैग्नीट्यूड का होल स्क्वायर। बाकी सब 0 हो गए क्योंकि ये हमने दिखा रखा है ना ऊपर, ये इसकी हेल्प से ये बाकी के सब 0 हो जाएंगे, ये आ जाएगा। अब मैग्नीट्यूड a की वैल्यू x, मैग्नीट्यूड b की वैल्यू भी x, मैग्नीट्यूड c की वैल्यू भी x, तो ये हो गया एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, यानी कि 3x स्क्वायर होगी इसकी वैल्यू। अब मैं आपको एक के साथ एंगल निकाल के दिखा रहा हूं, बाकी के साथ आप लोग खुद निकाल लेना। ये तो आई वैल्यू मैग्नीट्यूड a प्लस मैग्नीट्यूड सॉरी a प्लस बी प्लस सी के मैग्नीट्यूड की होल स्क्वायर की, तो a प्लस बी प्लस सी की वैल्यू निकाल लो मैग्नीट्यूड की, वो आ जाएगी √3x। ये हमने निकाल के रख ली दो वैल्यूज। बस अब तो आपको बेटा जी एंगल निकालना है। देखो केस फर्स्ट ले रहे हैं, एंगल बिटवीन a वेक्टर एंड a प्लस बी प्लस सी, ब्रैकेट है ये, इन दोनों के बीच का हमें एंगल निकालना है। तो आपने फार्मूला पढ़ा था एंगल का, फार्मूला हमारे पास है cos थीटा, यानी कि cos थीटा 1 इक्वल दोनों की तो डॉट a प्लस बी प्लस सी की डॉट और अपॉन दोनों का मैग्नीट्यूड, मतलब a का मैग्नीट्यूड और a वेक्टर प्लस b वेक्टर प्लस c वेक्टर का मैग्नीट्यूड। दर दो बाई वैल्यूज क्या बैठेंगे, पुट करो इसके अंदर, बताओ। देखो मैं आपके सामने लिख रहा हूं, a डॉट a ये हुआ मैग्नीट्यूड a का होल स्क्वायर, फिर a डॉट b 0, a डॉट c 0, नीचे a का मैग्नीट्यूड ये रखा x, और a प्लस बी प्लस सी का मैग्नीट्यूड √3x, इनटू है ये बीच में।
तो ये हुआ जी x इंटू √3x। मैग्नीट्यूड a की वैल्यू x है तो ये x स्क्वायर हो जाएगा, तो यही लिख रहा हूं x स्क्वायर अपॉन √3x स्क्वायर। x स्क्वायर से x स्क्वायर कट गया, θ1 की वैल्यू आ गई, हाँ बेटा जी, θ1 आ गया cos इनवर्स 1/√3। जैसे मैंने आपके सामने θ1 निकाला, ऐसे ही आप b के साथ निकाल लोगे, इसे भी समझ लो। b की डॉट a से करोगे 0 आएगा, b की डॉट b से करोगे मैग्नीट्यूड b का होल स्क्वायर आ जाएगा, b की डॉट आप c से करोगे वो भी 0 आ जाएगा। तो इसी तरीके से आपको cos θ2 की वैल्यू भी 1/√3 मिलेगी, उसमें आप θ2 निकाल लेंगे, cos इनवर्स 1/√3 आ जाएगा। ऐसे ही cos θ3 कैलकुलेट करेंगे, θ3 भी यही एंगल आएगा इसी तरीके से। तो तीनों एंगल सेम आ गए। तीनों एंगल सेम आने का मतलब ये हुआ कि दे आर इक्वली इंक्लाइंड। बताओ भाई, समझ आ गई बात? ये जो निकाला केस फर्स्ट है, ये एंगल बिटवीन ए वेक्टर एंड दिस, अगले में बी वेक्टर एंड दिस, उससे अगले में सी वेक्टर एंड दिस, सेम एंगल मिलेगा। तो आप कह देंगे a प्लस बी प्लस सी इज इक्वली इंक्लाइंड विद ए वेक्टर, अगले केस में बी वेक्टर एंड सी वेक्टर। बताओ भाई, कुछ पल्ले पड़ा जरा हमारा सा? हाँ जी, क्लियर हुआ नहीं हुआ, कोई परेशानी दिक्कत दुविधा? इन्हें सबको करके देखना पड़ेगा दोबारा। जब तक करके नहीं देखोगे तब तक एक भी सवाल नहीं होने का पेपर में, ये कंफर्म है बिल्कुल। इसके बाद एक अगला क्वेश्चन और है 15, वो भी समझ लो, फिर एमसीक्यू आप खुद ट्राई मार लेना। और कल इसके बचे हुए डाउट्स लेके कल इसे खत्म करूंगा मैं चैप्टर को, फिर नया शुरू करेंगे उसके बाद, परसों, उससे पहले नहीं। देखें जी ध्यान से, क्वेश्चन नंबर 15 है हमारे पास। 15 में क्या कह रहा है? कह रहा है a प्लस बी डॉट a प्लस बी मैग्नीट्यूड ए वेक्टर होल स्क्वायर प्लस मैग्नीट्यूड बी के होल स्क्वायर के इक्वल होगा इफ एंड ओनली इफ। ये एक वर्ड आया, एक फ्रेज आया इसके अंदर, इफ एंड ओनली इफ। पहले इसके बारे में समझ लो, इफ एंड ओनली इफ। इसे हम इफ एंड ओनली इफ को IFF से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। कहीं अगर IFF लिखा आ गया तो इससे कंफ्यूज ना होना कि इफ की स्पेलिंग गलत लिखी आ गई। इसका मतलब होता है मैथमेटिक्स में इफ एंड ओनली इफ। क्या मतलब? कि हमें इसे फॉरवर्ड डायरेक्शन में भी प्रूव करना है और हमें इसे रिवर्स डायरेक्शन में भी प्रूव करना है। यानी कि एक बार फर्स्ट लेकर सेकंड को ट्रू दिखाएंगे, एक बार सेकंड लेकर फर्स्ट को ट्रू दिखाएंगे। अगर आप इसे एक ही डायरेक्शन में करके आओगे तो आपको सिर्फ 50% मार्क्स मिलेंगे। मान लो ये क्वेश्चन आपका 4 नंबर में आ गया तो आपको 4 में से सिर्फ 2 नंबर ही मिल पाएंगे, बाकी टीचर काट लेगा। तो दो अलग अलग केस चलते हैं इफ एंड ओनली इफ वाले में। क्या मतलब है समझ लो, ये तो मैंने आपको इफ एंड ओनली इफ समझाई दिया। क्या कहता है क्वेश्चन नंबर 15 हमारे पास? कह रहा है a प्लस बी डॉट a प्लस बी मैग्नीट्यूड a होल स्क्वायर प्लस मैग्नीट्यूड b होल स्क्वायर के है इफ एंड ओनली इफ a b आर परपेंडिकुलर गिवन दैट ना ये 0 ना ये 0। तो केस 1 ले रहे हैं हम, जिसमें हम पहली कंडीशन ट्रू लेकर चल रहे कि a प्लस बी डॉट a प्लस बी इक्वल है मैग्नीट्यूड a वेक्टर का होल स्क्वायर प्लस मैग्नीट्यूड b वेक्टर का होल स्क्वायर। ये लेकर चले हम, इसके अंदर मल्टीप्लाई कर दी तो a की a से करी ये आ गया, a की डॉट b से करी ये आ गया, b की डॉट a से करी ये आ गया, b की b से करी मैग्नीट्यूड b का होल स्क्वायर आ गया। फिर मैग्नीट्यूड a का होल स्क्वायर मैग्नीट्यूड b का होल स्क्वायर, a के होल स्क्वायर से a का होल स्क्वायर कट गया, b के होल स्क्वायर से b का होल स्क्वायर कट गया, ये दोनों कैंसिल आउट हो गए। बच गया a डॉट b और b डॉट ए। भाई b डॉट ए और a डॉट b तो इक्वल ही होता है, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी को होल्ड करता है, तो ट्वाइस ऑफ a डॉट b 0 आ गया। इसका मतलब a वेक्टर डॉट b वेक्टर की वैल्यू आपको 0 मिल गई।
अच्छा अगर डॉट जीरो है तो इसका मतलब ए वेक्टर परपेंडिकुलर हो गया किसके, बी वेक्टर के। तो पहली कंडीशन प्रूव हो गई है। अब ये पहला केस था, दूसरा केस भी साथ ही बता रहा हूं, समझ लें ध्यान से। हम लेट कर चल रहे हैं ए वेक्टर परपेंडिकुलर टू बी वेक्टर, इसका मतलब ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर इक्वल होगा किसके, जीरो के। अब जो आपको प्रूफ करनी है कंडीशन ये वाली, इसकी एलएचएस लेके चलो अब आप, क्योंकि अब आपको इसको इसके इक्वल दिखाना है। एलएचएस लेके चलो, ए प्लस बी डॉट ए प्लस बी, तो ये आ गया मैग्नीट्यूड ए वेक्टर का होल स्क्वायर प्लस ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर प्लस बी वेक्टर डॉट ए वेक्टर प्लस मैग्नीट्यूड बी वेक्टर का होल स्क्वायर। ये जीरो हो गया यहाँ से, ये जीरो हो गया यहाँ से, बच गया क्या खाली, मैग्नीट्यूड ए वेक्टर का होल स्क्वायर प्लस मैग्नीट्यूड बी वेक्टर का होल स्क्वायर, किसके इक्वल आ गया, आरएचएस के। तो फर्स्ट से सेकंड कंडीशन दिखाना है और फिर सेकंड से फर्स्ट कंडीशन दिखाना है, तभी ये प्रूव होगा, नहीं तो ये